दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आप सभी जानते हैं कि हम गुरुकुल हैं और हमारा काम शिक्षा है। अभी अभी देश में एक बड़ा चुनाव निपटा है और उसमें बहुत से लोग अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं और ये एपिसोड राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए है। जो लोग राजनीति और इतिहास मिलकर पढ़ते आए हैं उन्होंने इस बात पर हमेशा चिंतन किया होगा कि अगर कोई लड़ाई जीती जाती है तो किन कारणों से जीती जाती है और अगर कोई हारता है तो क्यों हारता है। इसका लंबे समय तक विश्लेषण होता रहता है। पहली बात तो यही है कि आज के चुनावों को पुरानी इतिहास की लड़ाइयों के साथ युद्ध से जोड़कर देखा जाना चाहिए या नहीं। गुरुकुल का मानना है कि यह एक युद्ध ही है, क्योंकि यह विचारधाराओं पर लड़ा जाता है और जो जीतता है वह शासन करता है। यह शासन कुछ सालों के लिए होता है, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि जो लोग अपने विचारों के साथ आते हैं वे अगले 5 वर्षों के लिए निरंकुश ही हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिन वादों के साथ वे आए हैं वे उन वादों को निभाएं। इसलिए इन विश्लेषणों का महत्व और अधिक हो जाता है। आइए इस जीत और हार के साथ कुछ ऐसी चीजों का विश्लेषण करें जो भारतीय समाज में जीत और हार के प्रमुख बिंदु हजारों वर्षों से रहे हैं और आज भी हैं। सबसे पहली बात, 1000 या 1500 साल पहले जब भारतीयों पर आक्रमण होना शुरू हुआ तो वे लोग इस्लाम धर्म के अधिक थे। इसके पहले के जो आक्रमणकारी थे वो यही रच बस गए, इसलिए वे भारतीय समाज में घुल मिल गए। लेकिन इस्लामी कल्चर लेके आने वाले लोग यहाँ पर संस्कृति के साथ घुले मिले नहीं, इसलिए आज भी अलग से चिन्हित किए जाते हैं। भारतीय समाज में उन्हें भारतीय जरूर कहा जाता है, लेकिन वे आज भी अपनी पहचान और लड़ाई अलग रखते हैं। ध्यान कीजिए उन लोगों को जिन्होंने वर्षों राजपूतों से, फिर मराठों से और फिर दूसरे तमाम राजाओं से युद्ध करके अपना जीवन चलाया था। और आज भी कई ऐसी पार्टीज हैं जो मुसलमानों को अपना मुख्य सेना या संरक्षक मानती है। क्या कारण रहा कि तब से लेकर आज तक ये कौम युद्ध के मध्य में रही? सनातन समाज में कई ऐसी कौमें हैं, जातियां हैं जो युद्ध करती रही, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो या फिर वे सारे लोग जो सेनाओं में ऊंचे पदों पर होते थे या भ्रतक सैनिक। आज भी लड़ते वही हैं। आपने एक बड़ा जुमला सुना होगा, पीडीए। आपने सुना होगा मुसलमान और यादवों का गठजोड़, जो आगामी बिहार चुनाव में एक बार फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वे लोग हैं जो हजारों वर्षों से लड़ते आए हैं। लड़ने की एक मानसिकता है, युद्ध करने की एक मानसिकता है। अभी दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 60% के आसपास मतदान हुआ। 40% वे लोग जो चुनाव में वोट देने आए ही नहीं। तमाम लोग उनके साथ प्रयास करते रहे, उनको घर घर जाके जगाया गया, चिन्हित किया गया, उनके पेपर तैयार किए गए, मगर वे नहीं आए। यह भारतीय समाज की पहली विडंबना है कि ये 40% समाज हमेशा सोता रहता है। दुर्भाग्य से इस 40% समाज में हिंदू समाज या सनातन समाज का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इसे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि इससे विचारधारा हार जाएगी। हजारों वर्षों के युद्धों के बाद और आज भी विचारधाराओं के हार जाने के बाद भी इस 40% समाज को उठाया नहीं जा सका है। दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लॉयल्टी चेक का। आज पार्टियां जो 10 साल या उससे अधिक कहीं पर भी चुनाव में जीत जाती हैं, वे अपने ही लोगों पर अति आत्मविश्वास या आत्ममुग्धता का शिकार हो जाती हैं। उन्हें वे लोग ही पसंद आते हैं जो उनके दरबारी हैं, उनकी बातें करते हैं, चाहे वो पहले दरबारी होते थे और अब पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। वे इस काकस से बाहर आना भी नहीं चाहते।
और आत्ममुग्धता भी इस कदर कि उनके दावों में आप देख सकते हैं जिसमें अहंकार ही दिखाई देता है। ये लॉयल्टी चेक अगर सही समय पर किया जाता तो आपको लोकसभा में एक घटना याद होगी जिसमें राजपूत समाज के कुछ लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो गए कि किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति ने उनके समाज के ऊपर एक टिप्पणी कर दी। ध्यान रखिए, वो युद्ध करने वाली कौम है और उन्होंने समय ऐसा चुना कि उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया और उत्तर प्रदेश और मेवात के मैक्सिमम सीट्स पर उन्होंने नुकसान किया। वे जानते थे कि वे ये नुकसान कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव में भी आपने स्वाति मालीवाल की भूमिका देखी होगी। बहुत हद तक उन्होंने ये प्रयास किया कि महिलाओं को ये समझाया जा सके कि केजरीवाल रिलायबल व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से राजनीति में हमेशा हमने पढ़ा कि कोई ना कोई ऐसा विलेन होता था जो उस युद्ध को हरा देता था और बाकी वो इतिहास बन जाता था। हम इतने अधिक प्रेडिक्टेबल क्यों हो जाते हैं? हम लॉयल्टी चेक क्यों नहीं करते? ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज इसलिए भी हमेशा हारता रहा क्योंकि वह धर्म से युद्ध करता था। राजपूतों के हारने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे दिन में युद्ध करते थे, रात में नहीं। मुसलमान आक्रांताओं के साथ ऐसा कोई नियम नहीं था, वे कभी भी युद्ध करते थे और किसी नियम को नहीं मानते थे। उससे भी बड़ी बात होती थी उनका बार बार लौट के आना। हम एक बार जीत जाने के बाद जश्न में इस तरह डूब जाते हैं कि जब तक अगला युद्ध नहीं होगा हम घर जाके फिर सो जाएंगे। पहली बात तो हम ये मानते ही नहीं, हमारा आधे से ज़्यादा समाज ये मानता ही नहीं कि हम प्रतिदिन एक युद्ध के क्षेत्र में होते हैं। इस लॉयल्टी चेक में हम कभी शांति काल में ये नहीं सोचते कि एक दिन युद्ध भी हमारे सामने आना है। अब तो ये तय हो ही चुका है कि हर 5 साल में एक युद्ध होना है, विधानसभा का और लोकसभा का। ये विचारधारा का युद्ध है। अगर आप लंबे समय तक भारत भूमि पर या उस भूभाग पर जहां पर आपकी पार्टी राज करती है उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो यह 5 साल के युद्ध के लिए प्रतिदिन तैयारी करनी होती है। मगर ऐसा नहीं होता, और अगर होता भी है तो उस आत्मविश्लेषण का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो समाज के सामने नहीं रखे जाते। शायद इस कारण से कि समाज आपकी स्ट्रेटेजी को जान न ले। लेकिन जो परिवर्तन किए गए हैं कम से कम वह बताए जाने चाहिए। विचारधारा के स्तर पर यह अति आवश्यक है कि जिस जनता से आप उस युद्ध में सहयोग की अपेक्षा करते हैं उन्हें यह बताएं कि पिछले युद्ध में और अगले युद्ध में आपने क्या परिवर्तन सोचे हैं। क्यों आप चाहते हैं कि वे लोग जो पिछले बार आपके साथ में नहीं थे इस बार वो आपके साथ हो। दुर्भाग्य से इस युद्ध में जो अभी हुआ, रेवड़ियों ने बड़ा काम किया, मगर ये चुनाव या युद्ध रेवड़ियों के दम पर लंबे समय तक जीते नहीं जा सकते। आजादी के बाद से आज तक चाहे मुसलमान हो या आदिवासी या क्रिश्चियन या कई ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा बीजेपी के विरोध में ही वोट दिया है, ये क्यों नहीं विचारधाराओं के साथ समन्वय करते या सामान्य रूप से बीजेपी को वोट देने वाला मतदाता स्थिर क्यों होता है? दोनों ही पक्ष एकदम स्पष्ट है। बीजेपी की विचारधारा स्थिर है, राष्ट्रवाद, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जगह जगह चुनाव हार जाना, जैसे अभी झारखंड में भी चुनाव हार गए, यह बताता है कि इन कौमों ने उसको साथ नहीं दिया। अब इसको साथ में लाने के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी जानी है उसके लिए क्या उनको समाज से अपेक्षाएं हैं, वह अपेक्षाएं समय रहते बताई जानी चाहिए। नहीं तो एक दिन फिर वही होगा कि ऐसे लोग जो अचानक चौंकाने वाले तत्व के रूप में सामने आते हैं और वो छोटी छोटी हरकतों से इन बड़ी विचारधाराओं को हरा देते हैं। पिछले 10 वर्षों में राजनीति में यह देखा गया है कि बहुत अधिक लोग दल बदल करते हैं। यह भी चौंकाने वाला तत्व है। जो व्यक्ति आज तक अपना पूरा जीवन एक विचारधारा के साथ लगा रहा, वह अचानक एक दल छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है।
दुखद स्थिति तब पैदा होती है कि जिन लोगों ने उसे दूसरी विचारधारा का समझकर हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ दिया था, उसे अब उनको चुनना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को इस तरह के दल बदलुओं को अपने दल में शामिल करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आम जनता इसमें अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने हमेशा विचारधारा को तकलीफ पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, आज अगर उसी को चुनना पड़ रहा है तो ये कितना दुखद है। दूसरी ओर वे कार्यकर्ता जिन्होंने उसके खिलाफ जीवन लगा दिया, वे इस उम्मीद में रहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद उन्हें भी कुछ प्रतिसाद मिलेगा, लेकिन आज उन्हें ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़ा होना पड़ता है जिसने हमेशा उनको और उनकी विचारधाराओं को नुकसान पहुंचाया था। ये लंबे समय तक लड़ने वाली कौमों के साथ एक तरह का विश्वासघात ही है। कुछ समय के लिए चुनाव जीत जाने के बाद कोई कारण नहीं है कि ये लोग उतनी ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, क्योंकि वे स्कूल से आए ही नहीं जिस स्कूल में राष्ट्रवाद पढ़ाया गया था। बीजेपी में एक कार्यकर्ता बनने के पहले, एक नेता बनने के पहले एक लंबी प्रक्रिया है। ये अन्य दलों में नहीं है। वे सिर्फ इसलिए नेता बनते हैं कि उन्होंने आज जो इन्वेस्टमेंट किया है कल उसका उन्हें फायदा लेना है। जैसे पहले लूट करने के लिए वे लुटेरे बाहर से आते थे और लूट कर चले जाते थे, और उनको मौका देने के बाद उन राजाओं का क्या हुआ, यह बात बीजेपी को भी समझनी चाहिए और हमको भी समझनी चाहिए। राजनीति और इतिहास के छात्र ये ध्यान रखें कि भारतीय समाज प्रतिदिन एक युद्ध में जाता है और हर 5 साल बाद होने वाले चुनाव एक युद्ध है, विचारधारा का युद्ध, और उन्हें उन्हीं सारे गुणों और दोषों के साथ समझना चाहिए जो हमने इतिहास में पढ़े हैं, क्योंकि कल यही इतिहास बनेगा और इसी से हमारा देश आगे जाएगा। धन्यवाद।